नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के पाठचर्या में अंकित प्रसंग बेसिक इलेक्ट्रिकल टूल्स पर आज मैं आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। बेसिक इलेक्ट्रिक टूल्स सामान्यतः एक ऐसी वस्तु होता है जिससे हम अपना काम बहुत ही जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। यह ज़्यादातर धातुओं का बना होता है जो एक विशेष आकार व आकृति की होती हैं, जिससे किसी विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक टूल्स को हम सामान्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, हैंड टूल्स, ऐसे टूल्स जिसका उपयोग हम अपने हाथों से कर सकते हैं, जिससे ऑपरेट करने के लिए किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता न हो, जैसे प्लायर, स्क्रूड्राइवर, हैमर, टेस्टर इत्यादि। दूसरा, पावर टूल्स, ऐसे टूल्स जिनको ऑपरेट होने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता हो, वो पावर टूल्स कहलाते हैं, जैसे ड्रिल मशीन या कटिंग मशीन, पावर कटिंग मशीन। तीसरा, मापक टूल्स, ऐसे टूल्स जिनकी सहायता से हम मेजरमेंट करते हैं वो मापक टूल्स कहलाते हैं, जैसे मापक टेप, ट्राई स्क्वायर, डिवाइडर इत्यादि। अब हम एक एक टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लास या प्लायर, इसे दोनों नामों से जाना जाता है। ये कास्ट स्टील का बना होता है जिससे तार काटने, छिलने, मोड़ने के लिए उपयोग में लाते हैं, और उनका उपयोग छोटे छोटे जॉबों को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। प्लायर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग हैंडल, दूसरा जबड़ा और तीसरा रिवेट। यह एक समांतर प्लायर का डायग्राम है जिसके तीनों भागों को जबड़े, हैंडल और रिवेट को दिखाया गया है। हैंडल का भाग जिसे हम हाथ से पकड़ते हैं, यह इंसुलेटेड होता है जिससे हमें करंट से शॉक लगने का खतरा कम रहता है। ये इसके जबड़े होते हैं जिससे हम जॉब को पकड़ने का, काटने का या मोड़ने का कार्य करते हैं, और ये एक रिवेट होता है जो दोनों जबड़ों को आपस में जोड़े रखता है। कॉम्बिनेशन प्लायर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मेन प्लायर कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, जिसका उपयोग तार को काटने में, इंसुलेशन छिलने में और इसके जोड़ों को ऐंठने में किया जाता है। यह प्राय 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। एक सिंपल कॉम्बिनेशन प्लायर का डायग्राम दिखाया गया है जिसके अलग अलग भागों को डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। जैसे ये हैंडल जो कि इंसुलेटेड होता है जिससे हमारी करंट से सुरक्षा होती है। यहाँ जॉइंट कटर होता है जिससे तारों को काटा जाता है। ये मूविंग जा होता है जिससे जॉब को पकड़ के तारों को ऐंठने में प्रयोग किया जाता है। ये पाइप ग्रिप होती है। दूसरा प्लायर नोज प्लायर होता है जिसका उपयोग तारों को पकड़ने, ऐंठने और छोटे आकार के नटों को कसने में किया जाता है। नोज प्लायर कई प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट नोज, राउंड नोज, लॉन्ग नोज प्लायर इत्यादि। साइड कटिंग प्लायर, इसे डायगोनल कटर भी कहते हैं, जिसका उपयोग तांबे या एल्युमिनियम के पतले वायरों को काटने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पतली शीट के वायर को काटने में भी करते हैं। डायग्राम में एक साइड कटिंग प्लायर दिखाया गया है जिसके कटिंग एज होते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी भी पतले शीट के वायर को आसानी से काट सकते हैं। वायर स्टिपर, किसी भी वायर के इंसुलेशन को हटाने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसे वायर स्टिपर कहते हैं। इसकी सहायता से हम किसी भी तार के इंसुलेशन को बिना तार को काटे इसके इंसुलेशन को हटाया जा सकता है, जिसकी लंबाई प्राय 20 सेंटीमीटर होती है। डायग्राम में वायर स्टिपर को दिखाया गया है जिसके हट्टे इंसुलेशन मटेरियल के बने होते हैं, जिससे कि करंट लगने का भय नहीं रहता है। स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, यह सामान्यतः सभी घरों में पाया जाता है। यह एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम पेंच को कसने, खोलने में करते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट टिप, क्रॉस टिप, यू टिप इत्यादि प्रकार के। इनका आकार इनके सैंक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर आधारित किया जाता है।
इसके मुख्य भाग टिप, शैंक या ब्लेड व हैंडल होता है। एक नॉर्मल पेचकस को डायग्राम में दिखाया गया है जिसके अलग अलग भाग को प्रदर्शित किया गया है। इस भाग को हैंडल करते हैं जो कि इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है। इसके बाद वाला भाग शैंक कहलाता है। इसके बाद पतली नुकीली भाग जो होती है वो ब्लेड कहलाता है और इस ब्लेड का जो टॉप का पार्ट होता है उसे टिप कहते हैं। फेज टेस्टर या लाइन टेस्टर, यह एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम किसी भी वायर में करंट आ रही है या नहीं आ रही है इसका पता लगा सकते हैं। यह दिखने में बिल्कुल पेचकस जैसा होता है जिसके एक सिरे पर धात्विक कैप होती है, हैंडल में एक कार्बन रजिस्टर होता है और एक नियॉन लैम्प शैंक के साथ जुड़ा होता है। इसका उपयोग फेज की स्थिति जानने के लिए करते हैं। यह 500 वोल्ट तक कार्य करने के लिए बनाया जाता है। फेज टेस्टर या लाइन टेस्टर, यह एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम किसी भी वायर में करंट आ रही है या नहीं आ रही है इसका पता लगा सकते हैं। यह दिखने में बिल्कुल पेचकस जैसा होता है जिसके एक सिरे पर धात्विक कैप होती है, हैंडल में एक कार्बन रजिस्टर होता है और एक नियॉन लैम्प शैंक के साथ जुड़ा होता है। इसका उपयोग फेज की स्थिति जानने के लिए करते हैं। यह 500 वोल्ट तक कार्य करने के लिए बनाया जाता है। ये एक नियॉन टेस्टर का डायग्राम है। देखने में ये बिल्कुल पेचकस जैसा ही लगता है किंतु इसका कार्य अलग होता है। यह शैंक है, शैंक से जुड़ी हुई एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और रेजिस्टेंस जो है नियॉन लैम्प से लगी हुई है। टॉप पर एक धात्विक प्लेट लगी हुई है जिसके द्वारा हम नियॉन लैम्प को अर्थिंग प्रदान करते हैं। जब इस पॉइंट को हम फेज या किसी वायर से टच कराते हैं, यदि उसमें लाइन या फेज है तो वो नियॉन लैम्प तक आती है और टॉप पॉइंट से हम इसे अर्थ प्रदान करके एक कंप्लीट सर्किट करते हैं जिससे कि नियॉन लैम्प जल उठती है और हमें ज्ञात हो जाता है कि उस वायर में करंट आ रही है अथवा नहीं आ रही है। अगला टूल हमारा टेस्ट लैम्प है या टेस्टिंग लैम्प है। किसी भी उपकरण की बॉडी में करंट आ रही है या नहीं ये चेक करने के लिए हम टेस्ट लैम्प की सहायता लेते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी उपकरण में कोई फॉल्ट चेक करने के लिए करते हैं जिससे कि वो सर्किट बीच में टूट गई होती है या फिर किसी अन्य कारण से वो कंप्लीट सर्किट नहीं बना पाती है। डायग्राम में एक सिंपल टेस्टिंग लैम्प दिखाया गया है जिसमें 100 वोल्ट का एक बल्ब है जिसे 2 वायर के द्वारा जोड़ा गया है। किसी भी सर्किट को चेक करने के लिए या किसी भी उपकरण को चेक करने के लिए हम न्यूट्रल वायर और फेज वायर को उस सर्किट से या उस उपकरण से टच कराते हैं जिससे कि एक कंप्लीट सर्किट बनने के उपरांत अगर ये बल्ब जल रही है तो सर्किट सही है, मतलब कि उपकरण हमारा सही है। अगर ये बल्ब जल नहीं रही है तो उपकरण में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। स्टैंडर्ड वायर गेज, इस टूल की सहायता से हम तारों के साइज को मापने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यह 25 mm की मोटी गोल आकार की प्लेट होती है जिसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं। इन खानों में हम किसी भी वायर को डाल के उसकी साइज को मेजर कर सकते हैं। ये उनकी डायमीटर को बताती है। पोकर, इसे सुम्बी या ब्राइडल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग लकड़ी की फिटिंग में पेच कसने से पूर्व पेच के लिए छोटा गाइड होल बनाने के लिए किया जाता है। इसकी टिप नुकीली होती है और ये पीछे की ओर चौकोर हो जाती है। डायग्राम में एक पोकर को दिखाया गया है। ये उसका हत्था होता है जो इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है। ये शार्प टिप होती है जिसकी सहायता से हम किसी जॉब, स्पेशली लकड़ी से बनी जॉब पर पॉइंटर बनाने के लिए करते हैं। अगला टूल इलेक्ट्रीशियन चाकू है। यह चाकू 2 ब्लेड वाला चाकू होता है जिस पर एक तेज धार होती है और दूसरी पर कम धार होती है। यह 8 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड होता है।
इसकी सहायता से वायर का इंसुलेशन हटाने, काटने व छीलने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जबकि कम धार वाले ब्लेड से बाइंडिंग वाले तार से एनिमल हटाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। हथौड़ा या हैमर। विद्युत वायरिंग करते समय हथौड़े का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। हथौड़े के द्वारा कील को ठोकने, गिट्टी पर राव प्लग ठोकने, छन्नी के साथ दीवार में छिद्र करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इलेक्ट्रीशियन द्वारा 400 ग्राम का बॉल पिन हैमर प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य भाग फेस, पिन, आई होल, चिक व हैंडल होता है। डायग्राम में हथौड़े के निम्नलिखित भागों को दर्शाया गया है। फेस हथौड़े का वह भाग होता है जिसके द्वारा सीट, मेटल या जॉब पर हम चोट करते हैं। इसके अपोजिट में पिन होता है। आई होल हथौड़े का वह भाग होता है जिसमें हैंडल लगा होता है। पिन और फेस के बीच के पार्ट को चिक कहते हैं। हैमर कई प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और मैलेट। डायग्राम में विभिन्न प्रकार के हैमर को दिखाया गया है। सबसे पहले बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर में फेस के अपोजिट जो पिन होता है वह गोल शेप का होता है, इसलिए इसे बॉल पिन हैमर कहा जाता है। स्ट्रेट पिन हैमर फेस के अपोजिट में पिन नुकीला व चपटेदार होता है, जो कि हैंडल के बिल्कुल पैरेलल होता है, इसलिए इसे स्ट्रेट पिन कहते हैं। क्रॉस पिन हैमर फेस के अपोजिट में जो पिन होती है वह आई होल अर्थात हैंडल के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। मैलेट, यह भी एक प्रकार का हथौड़ा होता है जो कि लकड़ी का बना होता है, जिसका भार लगभग 500 ग्राम मतलब आधा किलोग्राम होता है। यह धातु की पतली चादरों या मोटर में वाइंडिंग करते समय उस पर चोट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डायग्राम में लकड़ी का बना हुआ मैलेट दिखाया गया है। रॉ प्लग टूल। विद्युत वायरिंग करते समय गिट्टी के पिलर या छत में छिद्र करने के लिए रॉ प्लग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। दीवार या छत में छिद्र करते समय इसके बीट को थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना चाहिए। डायग्राम में रॉ प्लग टूल को दिखाया गया है, जिसका हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है, जबकि इसकी बीट जो होती है कार्बन स्टील की बनी होती है। क्रिम्पिंग टूल। केबल ज्वाइंट करते समय केबल के अंतिम सिरों पर एल्युमिनियम या कॉपर के लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। यह भिन्न भिन्न साइज में आते हैं। समान तौर पर 20 सेंटीमीटर वाले क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। डायग्राम में क्रिम्पिंग टूल और लक्स को दिखाया गया है। क्रिम्पिंग टूल का यह पार्ट हैंडल कहलाता है, जो कि इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है। यह भाग वायर स्ट्रिपर कहलाता है और यह क्रिम्पिंग जा कहलाता है। क्रिम्पिंग टूल के क्रिम्पिंग जा पर लक्स को रखकर केबल के ऊपर इसे कसते हैं, जिससे यह लक्स केबल पर अच्छी तरह फिट हो जाता है। अब दूसरा सिरा दूसरे केबल पर रखकर उसे क्रिम्पिंग टूल की सहायता से दबाव डालते हैं, जिससे कि वह केबल आपस में जुड़ जाए। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम दीवारों या लकड़ी के बोर्ड पर छिद्र करते हैं। यह ड्रिल मशीन इलेक्ट्रिक है, अर्थात यह पावर सप्लाई पे ऑपरेट होगी। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का प्रयोग विद्युत वायरिंग के समय दीवारों या लकड़ी के बोर्ड में छिद्र करने के लिए किया जाता है। एक इलेक्ट्रीशियन 8 mm व्यास वाले बीट का प्रयोग इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में करता है। यह एक सिंपल साधारण इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का डायग्राम दिखाया गया है, जिसके अलग अलग पार्ट को दर्शाया गया है। यह पार्ट पावर सप्लाई के लिए होता है, जहां से ड्रिल मशीन को पावर सप्लाई दी जाती है। ग्रिप ड्रिल मशीन को पकड़ने के लिए यह पार्ट होता है। यह पार्ट एक स्विच होता है जो फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए होता है। यहाँ पे ट्रिकल दिया होता है, जिसकी सहायता से हम ड्रिल मशीन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रिल बीट लगाया जाता है। यह चक होता है जिसमें ड्रिल बट को एक की की सहायता से अच्छी तरह कस देते हैं। अब ड्रिल मशीन को चलाने
के समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले ड्रिल मशीन को जब पावर सप्लाई देते हैं तो इसे ट्रिगर की सहायता से ऑन ऑफ करके देख लेते हैं कि ड्रिल मशीन अच्छे से चल रही है अथवा नहीं। दूसरी बात, ड्रिल बीट को चक में अच्छी तरह कसा होना चाहिए। ढीला रहने पर यह छिद्र सही से नहीं करेगा और दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, ड्रिल करते समय ड्रिल मशीन 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए जिससे कि छिद्र बिल्कुल सही से हो। सोल्डरिंग आयरन, दो या दो से अधिक धातु के पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग करने के लिए जिस टूल को गर्म करके सोल्डर को पिघलाने का कार्य किया जाता है वह टूल सोल्डरिंग आयरन कहलाता है। यह एक इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है। यह भाग हैंडल होता है जो कि इंसुलेटेड होता है और यह कॉपर की बीट होती है। पावर सप्लाई देने के बाद यह कॉपर की बीट गर्म होकर सोल्डर को पिघलाती है और जहाँ पर ज्वाइंट करना होता है वहाँ पर सोल्डर जो है कि चिपक जाता है। आज हम लोगों ने इस प्रसंग में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रीशियन टूल्स के बारे में पढ़ा, समझा और इस्तेमाल करने के बारे में जाना। टूल्स को हमने सिंपली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: हैंड टूल्स, पावर टूल्स और मेजरमेंट टूल्स। कुछ टूल्स तो दिखने में बिल्कुल सिमिलर हैं किंतु कार्यस्थल पर उनका कार्य अलग अलग टास्क को पूरा करने में करते हैं। जैसे टेस्टर और स्क्रू ड्राइवर देखने में सेम होते हैं किंतु इनका कार्य अलग होता है। सेंटर पंच और पोकर देखने में सेम है किंतु अगर हम सेंटर पंच या पोकर का इस्तेमाल मेटल शीट पर करेंगे तो उसकी टिप खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो टूल्स जिस कार्य के लिए बना हुआ है वह उसी कार्य में ही इस्तेमाल होना चाहिए। इस वीडियो में कुछ फ़ोटो और कंटेंट को देखा और समझा। इस कंटेंट को तैयार करने में निम्न बुक और वेबसाइट की मदद ली गई, जिसमें पहली अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, दूसरी विकिपीडिया की साइट और तीसरी भारत स्किल की साइट है। अतः आप इन वेबसाइट पर भी जाकर आप उन कंटेंट और फोटो को देख और समझ सकते हैं। आज मैंने बेसिक इलेक्ट्रिक टूल्स पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।